फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने देखा था मौर्य काल के 40 क्वेश्चनों का रिवीजन। अब उससे नेक्स्ट 40 क्वेश्चनों का रिवीजन देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या ऑप्शन डी पुष्यमित्र संघ। तो सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? इसका ऑप्शन नंबर बी अशोक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध या ऑप्शन डी अशोक ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी अशोक सही होगा। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। ऑप्शन नंबर ए काकड़ाम, ऑप्शन नंबर बी बेत्रवती, ऑप्शन सी बेस नगरी या ऑप्शन नंबर डी दसपुर। तो सांची का प्राचीन नाम कौन सा था? काकड़ाम। ऑप्शन नंबर ए सही है, काकड़ाम सांची का प्राचीन नाम था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ पर पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया है। इस कारण इसे महावंश में चेतीय या स्तूपों का दूसरा नाम गिरि भी कहा गया है, चेतीय गिरि। 4वीं सदी के गुप्त लेखों में इसका नाम काकनाड़ या काकड़ाम महाविहार मिलता है। यहाँ पर कुल 3 स्तूप हैं। स्तूप संख्या 1 जो कि प्रधान स्तूप है, स्तूप संख्या 2 में अशोक के धम्म महापात्रों के अवशेष तथा स्तूप संख्या 3 में सारिपुत्र तथा मोदगलायन के भस्म पात्र उपलब्ध हैं। इन स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था, जिसे शुंग काल में इस अर्धवृत्ताकार स्मारक को प्रस्तर से आच्छादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो जो कौशाम्बी है वो कहाँ पर है? ये पहला सूची में स्थान है, दूसरी में स्मारक या उनके भग्नावशेष हैं। तो देखिए, जैसा कि हमें बताया सारनाथ में धमेक स्तूप है, कुशीनगर रानाभर स्तूप है। तो इससे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए सारनाथ में धमेक स्तूप, तो सी का पहला, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, सी का पहला। ठीक है। अब कुशीनगर रानाभर स्तूप बी का तीसरा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। तो कौशाम्बी घोषितराम मठ, कुशीनगर रानाभर स्तूप एंड सारनाथ धमेक स्तूप और श्रावस्ती सहित महेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हाँ देखिए, तो दोस्तों एलिमिनेशन मेथड का यूज जरूर करना है, क्योंकि यूपीपीसीएस में एलिमिनेशन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कौशाम्बी कहाँ पर है? कौशाम्बी में कौन सा स्मारक है? घोषितराम मठ। कुशीनगर में रानाभर स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप और श्रावस्ती में सहित महेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? 1 गया, 2 कपिलवस्तु, 3 कुशीनगर और आगे देखते हैं 4 लुम्बिनी, 5 सारनाथ और 6 श्रावस्ती। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 2 3 4 5 6 या ऑप्शन नंबर बी 1 3 4 2 5 6, ऑप्शन नंबर सी 4 5 6 3 2 1 या ऑप्शन नंबर डी 4 2 1 5 3 6। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 4 2 1 5 3 6। तो देखिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी थीं। उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद, जो कि 8वां शिलालेख में लिखा गया है, संबोधि यानी बौद्ध गया तथा 20 वर्ष बाद रोमनदेई अभिलेख में वर्णित है, रोमनदेई गया तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है। क्या क्रम है? पहले लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर बोध गया, फिर उसके बाद सारनाथ,
कुशीनगर और श्रावस्ती। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी 4, 2, 1, 5, 3, 6 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली या ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्राकृत। ज़्यादातर अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। गुहालेख बोलते हैं गुफालेख को। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। तो वो कौन कौन से स्थान हैं जहाँ शिलालेख मिले हैं? शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्रागुड़ी और सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। खरोष्ठी होती है जिसको दाएं से बाएं लिखा जाता है। तक्षशिला से आरामाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख शेरकुना नामक स्थान से यूनानी अभिलेख तथा आरामाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरिया भाषा अभिलेख तथा लंगमान नामक स्थान से आरामाइक में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है? तो खरोष्ठी में कौन सा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए कालसी, ऑप्शन नंबर बी गिरनार, ऑप्शन सी शाहबाजगढ़ी या ऑप्शन डी मेरठ। तो सही आंसर होगा शाहबाजगढ़ी का अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? ऑप्शन नंबर ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत या ऑप्शन डी ब्राह्मी। तो प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में, जो कि अशोक ने लिखवाए थे। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था? ऑप्शन नंबर ए पत्थर की पट्टियों पर, ऑप्शन बी मोहरों पर, ऑप्शन सी स्तंभों पर या ऑप्शन डी सिक्कों पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए पत्थर की पट्टियों पर सही होगा, क्योंकि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों पर ही किया गया था। इसका एक्सप्लेन देखिए, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन नंबर ए बुहलर, ऑप्शन बी रॉबर्ट सेविल, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप या ऑप्शन डी कॉन्ड्रिक गटन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी जॉर्ज व्यूलर, ऑप्शन सी विसेंट स्मिथ या ऑप्शन डी अहमद असंदानी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसेप सही होगा, जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन नंबर ए कनिंघम, ऑप्शन बी एच दानी, ऑप्शन सी व्यूलर या ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप ने, जिसने कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन नंबर ए जॉन टॉवर, ऑप्शन बी हैरी स्मिथ, ऑप्शन सी चार्ल्स मैटकॉफ या ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप, जिसने अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ा। नेक्स्ट, सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज व्यूलर, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी मैक्स मूलर या ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो इसका सबसे पहले किसने अशोक के राजादेशों को विकूटन किया? जेम्स प्रिंसेप ने। उसी ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को या अभिलेखों को पढ़ा था। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिमी भाग में अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में थे? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन बी आरामाइक लिपि में, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि में या ऑप्शन डी खरोष्ठी लिपि में। तो इसका सही आंसर है खरोष्ठी लिपि में, जो उत्तर पश्चिमी भाग में पाई गई थी। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिमी भाग में खरोष्ठी लिपि में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और
सेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता कहाँ चला है? ऑप्शन नंबर ए नागार्जुनकोंडा, ऑप्शन बी अनुराधापुर, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी या ऑप्शन डी मास्की। तो कहाँ चला है? ऑप्शन नंबर बी अनुराधापुर, श्रीलंका में। प्राक अशोक ब्राह्मी जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था, लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि के साक्ष्य मिले हैं, जो कि इस प्रकार हैं: पिपरहवा, सोहगौरा और महास्थान। इन जगह से भी प्राक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मिला है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि कौन सी थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी नंदनागरी, ऑप्शन सी शारदा या ऑप्शन डी खरोष्ठी लिपि। तो कौन सी लिपि थी? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी खरोष्ठी, जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेशिन, कनिंघम आदि विद्वानों को है, और यह मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि कौन सी थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी खरोष्ठी या ऑप्शन डी नंदनागरी। इसका ऑप्शन नंबर सी खरोष्ठी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? ऑप्शन ए चक्रवर्ती, ऑप्शन बी धर्मदेव, ऑप्शन सी धर्मकीर्ति या ऑप्शन नंबर डी प्रियदर्शी। तो अशोक का अभिलेख किस नाम से हुआ है? प्रियदर्शी के नाम से। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेन देखिए। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी, जिसको बोलते हैं देवताओं को प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवानाम प्रियदर्शी, तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। नेक्स्ट, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए चक्रवर्ती, ऑप्शन बी प्रियदर्शी, ऑप्शन सी धर्मदेव, ऑप्शन डी धर्मकीर्ति या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं और एक से ज़्यादा आंसर सही। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी प्रियदर्शी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर है अशोक। अशोक को देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ऑप्शन ए इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये ऑप्शन नंबर बी ये अखंड हैं, ऑप्शन सी स्तंभों का सेफ्ट शुंडाकार है या ऑप्शन डी ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। कौन सा गलत है? तो ये ऑप्शन डी गलत है, ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं हैं, ये पृथक हैं। अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं हैं, बल्कि ये पृथक रचनाएं हैं। अन्य तीनों प्रश्नगत कथन अशोक के स्तंभों के संदर्भ में ठीक हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प या रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यों अशोक या राजा अशोक उल्लिखित है? मीन्स किस शिलालेख में अशोक का चित्र और राण्यों अशोक उल्लिखित है? ऑप्शन ए कंगनहल्ली, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी शाहबाजगढ़ी या ऑप्शन डी शाहगौरा। तो इसका ऑप्शन ए कंगनहल्ली सही होगा, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। यह सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्रण किया गया है, जिसके नीचे राण्यों अशोक या राजा अशोक लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है?
ऑप्शन नंबर ए कालसी, ऑप्शन बी रोमनदेई, ऑप्शन सी विशिष्ट कलिंग राजादेश या ऑप्शन डी मास्की। तो इसका सही उत्तर होगा मास्की। मास्की में राजा के अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो देखिए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नैतुर, उड़गोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। कौन कौन से हैं? मास्की, गुर्जरा, नैतुर और उड़गोलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? ऑप्शन नंबर ए भाब्रू अभिलेख, ऑप्शन बी 13वां शिलालेख, ऑप्शन सी रोमनदेई स्तंभ लेख या ऑप्शन डी मास्की का लघु शिलालेख। तो इसका ऑप्शन नंबर डी मास्की का लघु शिलालेख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? ऑप्शन नंबर ए गुर्जरा, ऑप्शन बी अहरोरा, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी या ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए गुर्जरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का रोमनदेई स्तंभ किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बुद्ध के जन्म से, ऑप्शन बी बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, ऑप्शन सी बुद्ध के प्रथम उपदेश से या ऑप्शन डी बुद्ध के शरीर त्याग से। तो और इसका ऑप्शन नंबर ए बुद्ध के जन्म से सही होगा। रोमनदेई अभिलेख बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहाँ एक शिला स्तंभ, जिसको रोमनदेई का लघु स्तंभ भी कहते हैं, स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया गया तथा भू राजस्व कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, राजस्थान के जयपुर में या बिहार के चंपारण में। तो गुर्जरा कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ऑप्शन नंबर बी। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मास्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी रोमनदेई स्तंभ, ऑप्शन सी क्वीन स्तंभ या ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भाब्रू स्तंभ। भाब्रू या बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध चैत्यों हेतु, ऑप्शन बी फारसी सिक्कों के कारण, ऑप्शन सी अशोक के शिलालेख के कारण या ऑप्शन डी गुप्तकालीन मंदिरों के कारण। तो कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का एक ऐतिहासिक महत्व है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ से मिली थी? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी पौड़ी, ऑप्शन सी टिहरी या ऑप्शन डी कालसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कालसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन किस में मिलता है? ऑप्शन ए शिलालेख फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर बी शिलालेख सेकंड में, ऑप्शन नंबर सी शिलालेख 12वें में या ऑप्शन डी शिलालेख 13वें में। तो कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 13वें शिलालेख में, ऑप्शन बी रोमनदेई के स्तंभ लेख में, ऑप्शन सी वेनसांग के विवरण से या ऑप्शन डी प्रथम लघु शिलालेख से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 13वें शिलालेख द्वारा कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? मीन्स कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताता है? 13वां शिलालेख, ऑप्शन बी 12वां शिलालेख, ऑप्शन सी 7वां शिलालेख या ऑप्शन डी भाब्रू का लघु शिलालेख। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी 12वां शिलालेख सही है, जो कि धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पण को दिखाता है। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वें में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है और धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। तो 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? यानी जो अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है जिसमें ये सब चीज़ें मिली हैं? वो क्या हैं? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये किसके शिलालेख में मिलता है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक के शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें कौन कौन सम्मिलित हैं? ऑप्शन नंबर ए पहला और 10वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी पहला और 11वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी दूसरा और 13वां शिलालेख या ऑप्शन डी दूसरा और 14वां शिलालेख। तो इसमें सही है दूसरा और 13वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमें संगम राज्य के विषय में बताते हैं। देखिए इसका स्पष्टीकरण, अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्य चोल, पांड्य, सातियापुत्र और केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी, जो कि श्रीलंका में है, की सूचना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चोल, ऑप्शन बी पांड्य, ऑप्शन सी सातियापुत्र, ऑप्शन डी सातवाहन। तो इसमें किसकी उल्लेख नहीं मिलता है? ऑप्शन नंबर डी सातवाहन राज्य का। बाकी चोल, पांड्य, सातियापुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे, वो कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए साइरोन या सिरोन, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी मकदूनिया या ऑप्शन डी सीरिया। तो टॉलमी फिलाडेल्फस कहाँ का राजा था? ऑप्शन बी मिस्र का राजा, जिससे कि अशोक के संबंध थे। ऑप्शन बी सही है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें एंटियोक या एंटियोकस द्वितीय, जो कि सीरिया का शासक था, तुर्मय या तुर्माय, जिसका नाम टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस था, वो मिस्र का राजा था। तो तुर्मय और टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय एक ही थे। एंतकिनी, जिसको एंटीगोनस गोनातस भी बोलते हैं, वो मैसेडोनिया या मैसेडोनिया का राजा था। मग, जो कि साइरिन का शासक था, तथा अलेक्जेंडर, जिसको अलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा कहते हैं, ये प्रमुख हैं। तो जो टॉलमी फिलाडेल्फस है वो कहाँ का राजा था? मिस्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ऑप्शन नंबर ए मिस्र, ऑप्शन बी कोरिंथ, ऑप्शन सी मैसिडोनिया या ऑप्शन डी सीरिया। तो तुर्मय, जिसको फिलाडेल्फस द्वितीय भी बोलते हैं, कहाँ का राजा था? मिस्र का, जो कि अशोक का मित्र था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे कि सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी मौर्य या ऑप्शन डी पल्लव। तो इसका सही आंसर होगा मौर्य शासकों के सुदूर देशों से संबंध थे। तो इस प्रकार ये हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अब मिलते हैं फिर अगले सेशन में बचे हुए 80 क्वेश्चनों के साथ, बचे हुए जो भी क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू एवरीवन।